साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टेस्ट पेपर के पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पूरी व्याख्या के साथ कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है किस पे? तो यह जो परिभाषा है मशीनों और उपस्करों में निवेश पर आधारित है। देखिए, लघु उद्योग एक औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारित स्वामित्व के निबंधन पर हो या पट्टे या किराए खरीद पर हो। 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है तथा यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय समय पर बदलती रहती है। आगे चलते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें की क्या होती है, जिसमें कि न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ठीक है। वर्तमान में देखा जाए तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंडेंट मतलब स्व डिपेंडेंट नहीं होती है। आगे चलते हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी में शामिल नहीं है? देखिए, माइक्रो इकोनॉमी में क्या शामिल नहीं है? तो पहले समझ लें कि माइक्रो इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है। देखिए, किसी फर्म के उत्पादन का अध्ययन व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यष्टि मतलब माइक्रो, यहाँ माइक्रो है या ए है वहाँ आई हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि फर्म, उपभोक्ता, श्रम आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक में कहलाता है। जबकि विभिन्न व्यष्टि इकाइयों का सामूहिक अध्ययन मतलब छोटे छोटे जो इकाइयां हैं उनका सामूहिक अध्ययन जैसे कि राष्ट्रीय आय, उत्पाद, बेरोजगारी, मूल्य स्तर का अध्ययन जो है वो समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के तहत किया जाता है। तो माइक्रो छोटे छोटे चीजों का अध्ययन होता है और माइक्रो बड़े उनका सामूहिक होता है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें इस प्रकार से किसी फर्म का उत्पादन शामिल नहीं होगा। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मूल्य स्तर ये सब आएंगे, परंतु किसी फर्म का उत्पादन जो है ये माइक्रो के तहत आएगा, MICRO व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत। आगे बढ़ते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? तो इसमें सर्वाधिक जो भारांश है वो किसका है? वो है विनिर्मित वस्तुओं का, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं इनका होता है। और इनका भारांश कितना होता है? 64.23%। ठीक है। जबकि प्राथमिक उत्पाद का कितना है? 22.62 है। और आपका ऊर्जा का जो है, ईंधन और ऊर्जा का, ये 13.15 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है योजनाओं में और किस वर्ष वो प्रारंभ हुई? तो देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1980 की है। हरित क्रांति 1966-67 की है, 1966-67 की। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 की है। परंतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010 की नहीं है, बल्कि ये 2011 में प्रारंभ हुई थी, 2011 में। इसलिए डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? देखिए, मृदा का अनुपजाऊ होना, अनफर्टाइल होना, ठीक है, पर्यावरण हानि, भौम जल स्तर का निम्नीकरण, ये सभी इसके दुष्प्रभाव है। परंतु छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी का होना यह दुष्प्रभाव नहीं बल्कि लाभ है। तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? तो देखिए, इसमें निगमन या पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा नहीं, 10 वर्ष की अवधि तक, 12 नहीं 10 वर्ष। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सही है। एक कंडीशन और है, ऐसी कंपनी जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से विकसित नवाचार, विकास, व्यवसायीकरण की दिशा में कार्य करती है वो स्टार्टअप के तहत आएंगी। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बताना है ना, तो पहला वाला सही नहीं है, पहला वाला कथन सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी? तो इनमें से जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, यह अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी। इसकी समयावधि 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक था, 1979 तक था, परंतु इससे एक वर्ष पूर्व 31 मार्च 1978 1978 को इसको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आप यहाँ पे, मनरेगा 2006 में आता है, भारत निर्माण योजना 2005 की है, स्वावलंबन योजना 2010 की है, परंतु स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 2014 की नहीं 2015 की है, तो ये वाला सही नहीं है, डी। आगे बढ़ते हैं, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान अनवरत योजना को किसने लागू किया था? तो इसे जो है डी टी लकड़वाला ने 1978-80 में के मध्य इसको प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, जो आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसमें मेगा फूड पार्क योजना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास ये शामिल है, परंतु फार्म मशीनरी बैंक योजना ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में संपदा संपदा मतलब स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना प्रारंभ की गई, जिसका वर्ष 2017 में नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। इसके अंतर्गत कई सारी उप योजनाएं हैं, जैसे मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना, बैकवर्ड बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज का विकास, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन तथा संस्थान, खाद्य प्रसंस्करण एवं परीक्षण परिरक्षण क्षमताओं का सृजन या विस्तार, ये सब शामिल, परंतु इसमें फॉर्म मशीनरी बैंक योजना शामिल नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह परियोजना आपकी कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती है, यह हैरेड डोमार मॉडल पर आधारित थी, जिसमें प्रमुख प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन के दौरान अर्थात प्लानिंग के दौरान जो 5 ईयर्स प्लानिंग है के दौरान कितने वर्षों की योजना अवकाश रही है? तो 6 वर्षों की योजना अवकाश रही है। ठीक है, 6 वर्षों की। देखिए, ये 6 वर्ष जो है 3 बार में हुए हैं। पहले 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष का, फिर 1979 से 1980 तक 1 वर्ष का, फिर 1990 से 1992 तक 2 वर्ष का, तो कुल 6 वर्ष हो गए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन, उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र के तहत आती हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आपकी बैंकिंग आ जाएगी और कम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बैंकिंग आएगा, तृतीय क्षेत्र के तहत कौन सी आएंगी? तो इसमें आपका बैंकिंग और कम्युनिकेशन 1 और 2 होगा, तो ए ऑप्शन। कोयला खनन जो है ये आपका तृतीयक में नहीं आएगा, ये प्राथमिक में आ जाएगा। आगे चलते हैं, स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये जो है मुख्यतः तृतीय क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है, ई कॉमर्स योजना या ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? तो ई कॉमर्स में उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी ये सभी के सभी शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये सभी ई कॉमर्स का ही एक प्रकार है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी वस्तुतः एक ऐसी कंपनी होती है जो उत्पादों की खरीद एवं डिलीवरी के लिए विक्रेता और खरीदारों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई। 2015 में इसका उद्देश्य अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड तथा रुकी हुई परियोजनाओं को निवेश मुहैया कराना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, रतन बी वॉटल समेत का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है वो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से है। ठीक है,
रतन बी वाटल समिति। 2016 में इसका गठन किया गया था। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो नरसिम्ह कार्य समूह की सिफारिशों पर 1975 में इस कार्य समूह का गठन किया गया था और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। अगला है, सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो सेबी क्या है? सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई। यह भारत में प्रतिभूतियों वित्त का नियामक बोर्ड है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ग्रीनेक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? ग्रीनेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वर्ष 2012 में जारी किया गया था। यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक रहा है। रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यह जो है आपका गैर योजनागत व्यय के तहत आता है। गैर योजनागत व्यय के तहत आता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग से योजना बनाकर व्यय नहीं किया जाता है। किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? तो कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति और संचालन, इन सभी आधारों को देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? तो देखिए, इसके लिए उसे भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना होगा, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेटवर्थ होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। ये कंडीशन तो होनी चाहिए, परंतु पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो ऐसा होना आवश्यक नहीं है। एक सेकंड, देखिए यहां पर मिनी रत्न नहीं बल्कि उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। महारत्न से पहले उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, ना कि मिनी रत्न। आगे चलते हैं। 28 नंबर, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो इसमें देखिए, वेल है, ओएनजीसी है, शेल है, परंतु आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एक नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? तो यह जो है आपकी नवरत्न कंपनी है, परंतु अब ये महारत्न में हो गई है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, इसको एक बार डेटा चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार करें। निम्न स्थितियों पर विचार करना है। 3 स्थितियां दी गई हैं और उपयुक्त में से कौन से किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकते हैं, ये हमें बताना है। खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देशों की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व, ये सभी तीनों के तीनों कंडीशन जो है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की पहाड़ियों ध्रुव भौगोलिक स्थिति का होना, जनजातीय जनसंख्या की अधिकता का होना, ये सभी कारण भी शामिल होते हैं। तो 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है, वित्त आयोग में शामिल होते हैं। वित्त आयोग में क्या शामिल होते हैं? अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसके पहले भी किया जा सकता है। अगला है, वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? देखिए एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसके जो 4 अन्य सदस्य होते हैं उसमें से क्या होना चाहिए? किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ये होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। खायो नहीं, लेखा वित्त मामलों का, उल्टा लिखा हुआ, लेखा वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा, ऐसा होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ठीक है, ये आपका डी वाला कि ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह है। ठीक है, जिनकी नियुक्ति 2017 में की गई थी और इनके द्वारा जो सिफारिशें की गई 2020 से 2025 के मध्य लागू रहेंगी। आगे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री।
नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनित ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है। तो इसमें क्या क्या होते हैं देखिए, इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, पूर्ण कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, सचिवालय होता है। तो ये सभी के सभी चीजें इसमें शामिल है। 1 2 3 4 5 6 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। ये सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। डी ऑप्शन। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई? तो किसके तहत की गई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसकी कार्य अवधि क्या थी? 1969 से लेकर 1974 तक थी। ठीक है, और 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न है कि बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए परिव्यय का अनुमान कितना है? 60,000 करोड़ रुपए। 2023-24 के बजट के अनुसार कितना है? 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई? तो ये लागू किया गया 1978 में, 1978 में। उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करती है। तो ये है आपकी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति है। ठीक है, राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा असत्य कथन है? तो देखिए, इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नहीं, राजकोषीय नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि सरकार की बजट नीति के द्वारा किया जाता है, अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है। ठीक है, जबकि मौद्रिक नीति जो होती है उसका निर्धारण जो है निर्धारण तथा संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये पहला कथन गलत है। दूसरा, इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। सही है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। ये भी सही है। इसका परिणाम तात्कालिक होता है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए, अनुपातिक कर प्रणाली होता है, प्रगतिशील कर प्रणाली होता है, प्रत्यक्ष कर प्रणाली होता है, परंतु ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जैसी कोई कर प्रणाली नहीं होती, बल्कि क्या होती है? प्रतिगामी कर प्रणाली होती है, जिसमें आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर कम होती जाती है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किसका? बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। ठीक है, एक सेकंड देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं राजकोषीय नीति पे। देखिए, विकासशील देशों में आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्थिति आती रहती है। इसे चक्रीय उच्चावचन कहते हैं। आर्थिक तेजी तथा मंदी की दशा को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता लाने में राजकोषीय नीति का विशेष योगदान होता है। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता लाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि इत्यादि। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बेकारी मिटाना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे जो है उपकर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकर कहते हैं। जैसे स्वच्छ भारत उपकर। ठीक है, जबकि कर के ऊपर कर लगाने की प्रक्रिया जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे अधिभार कहते हैं। भारत में चलैया समिति की अनुशंसा पर पहली बार सेवा कर 1994-95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, साधारण बीमा तथा शेयर दलाली पर लगाया गया था। आगे चलते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका देखिए, उपहार कर आता है, निगम कर आता है, सीमा शुल्क आता है, परंतु परिवहन कर जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये राज्य सरकार के तहत एक अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 3 चीजें दी गई। उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए, आपका लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर, ये सभी के सभी क्या हैं? ये प्रत्यक्ष कर के तहत आएंगे। तो डी ऑप्शन 1 2 3। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? तो इसमें देखिए, जौ जो है ये शीत ऋतु की फसल है। जौ एक शीत ऋतु की फसल है, जबकि सोयाबीन, कपास,
कपास जो है सोयाबीन और कपास वर्षा काल की फसलें हैं और तरबूज ग्रीष्म काल की फसल के तहत आता है। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। बताना है कि चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें, सही है। सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं, ये भी सही है। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं, नहीं। तो यहाँ पे पहला दूसरा ही सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तंबाकू और गन्ना नगदी फसल है। तंबाकू और गन्ना क्या है? ये नगदी फसल या व्यावसायिक फसलों के तहत आते हैं। अगला है, भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब है। निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित हैं? तो जो मोटे अनाज है, मिलेट, तो मिलेट जैसे सावा, कोदो, कुटकी, ये आपके श्री अन्न के तहत आएंगे। कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करना है। तो 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें सही कौन सा। देखिए, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है, सही है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। इसमें देखिए 22 या 23 में कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कृषि भारत का कृषि निर्यात में स्थान है, कौन सा स्थान है? तो भारत का 13वां स्थान है, ठीक है। भारत का 13वां स्थान है। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, परंतु कृषि निर्यात में यह काफी पीछे है। भारत का सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल, समुद्री उत्पाद, चीनी तथा मसालों का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि, विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, मेरीकल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, ये गलत है। देखिए, मेरीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है, ठीक है। जबकि सवारियों में यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालने संबंधी कृषि का अध्ययन होर्सी कल्चर कहलाता है, होर्सी कल्चर। और आपका आ, ओबरी कल्चर क्या होता है? वृक्षता झाड़ियों की कृषि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। असत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा असत्य है? नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी, कॉपर की कमी से होता है, सही है। धान का खैरा रोग जस्ता जिंक की कमी से होता है, ये भी सही है। पौधे में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदार होना, ये सही है। परंतु क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैगजीन होता है, ये गलत है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं होता बल्कि मैग्नीशियम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति कौन सी है? तो यह है अंगोरा, अंगोरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादक परिसंपत्तियां एनपीए किसे कहा जाता है? तो देखिए, 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज जिस पर नहीं दिया गया हो वो क्या हो जाती हैं? गैर निष्पादक संपत्तियां एनपीए हो जाती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला है, ईज सुधार योजना, सुधार एजेंडा, ईज सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था में सुधार हेतु लागू किया गया है? तो इसे जो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लागू किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लागू किया गया। देखिए, वर्ष 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा के लिए ईज ईएएसई 4.0 या इसे कहते हैं इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस रिफॉर्म एजेंडा, इसका फुल फॉर्म है, इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसको 2014 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 में 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है? तो इसे जो है 18 से 70 वर्ष वाले आयु वर्ग के लिए लागू किया गया है, ठीक है, 18 से 70। आगे बढ़ते हैं, इसे 2015 में चालू किया गया था। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, प्रायोरिटी सेक्टर को प्रदान करना अनिवार्य होता है? तो 40%। कितना? 40%। आगे बढ़ते हैं। विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम का विचार किस समिति के द्वारा दिया गया? तो इसका विचार जो है नचिकेत मोर समिति के द्वारा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, ये कथन सही है। ये जितना कम होगा उतना अधिक मुद्रा का फ्लो होगा। रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में
कमी लाती है, सही है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, नहीं। रिवर्स रेपो रेट में कमी को विस्तारवादी मौद्रिक नीति कदम माना जाता है। यह तरलता को प्रेरित करता है, यानी बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ाता है। ठीक है। जबकि प्रश्न के विकल्प में क्या है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि लिखा है। रिवर्स रेपो रेट में कमी जो होती है वो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, ना कि वृद्धि, तो इसलिए गलत है सी वाला। डी, बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती, सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है, तो इसमें केंद्र सरकार की सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है। ये केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% और परियोजक बैंक जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसकी 35% होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक FII किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इस सूचकांक को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए, वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का वितरण शामिल है। इसे RBI द्वारा वर्ष 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के विकसित किया गया था और प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है, तो देखिए फिएट मनी का उदाहरण इसमें से कौन सा है, करेंसी नोट। करेंसी नोट, देखिए वित्त की दुनिया में फिएट मनी सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है। इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है। इसको सरल भाषा में कहें, मान लीजिए कि 500 का नोट है जिसका वास्तविक मूल्य 500 नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा धारक को वचन देने पर उसका मूल्य 500 हो जाता है। देखिए कागज का टुकड़ा ही होता है, कि आपको लगता है उसका मूल्य 500 होगा, परंतु सरकार कहती है कि ये 500 के बराबर है। ठीक है। तो क्योंकि उसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, 500 है, तो वो आपकी फिएट मनी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।